तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स। ये सिक्स्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, लाइंस और एंगल्स के बारे में आप पूरी जानकारी हासिल करोगे। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज़ ऑफ ज्योमेट्री। हम ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री में क्या आता है, लाइंस आती है, एंगल्स आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम उसके बारे में सारे बेसिक आइडिया पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग पॉइंट्स, लाइंस, रेज। रेज में क्या होती है, जैसे बैटरी से रेज निकलती है, वो भी एक लाइन होती है, लाइनें होती है। आपका बेसिक क्लियर करने के लिए उसका एग्जांपल दिया गया है। एंगल होते हैं उसमें। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट कैसे होते हैं, ये हो गए 2 पॉइंट, लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, एंड एंगल्स। ठीक है, एंगल कैसे है, जैसे ये एक लाइन है, एक लाइन यहाँ से गुजर रही है, तो ये बीच में एंगल बन गया। ठीक है, ठीक है, द आइडियाज़ फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्री एंड वी विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड विल, मतलब जो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में प्लेन ज्योमेट्री का यूज़ होता है उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह के एंगल बनते हैं। ठीक है, मोर एडवांस्ड टॉपिक्स इन ज्योमेट्री सच एज कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, वही है कि अब जब अपने अपने लाइफ के बेसिक एग्जाम्पल को समझने से हमें ज्योमेट्री के बेसिक आइडियाज़ क्लियर होंगे। बेसिक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, वो उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, उसको हम समझेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट, सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन सेगमेंट होते क्या हैं। ठीक है, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, उससे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट, मतलब ये कोई पीस ऑफ पेपर है, आप उसको फोल्ड करो, फिर उसको फिर से उसी तरह कर दो, अनफोल्ड कर दो। ठीक है, डू यू सी ए क्रीज, हाँ वो तो है ही। जब आप एक फोल्डर को लाइन को सॉरी पेपर को आप जब क्लोज करोगे, बंद करोगे, फिर इसको ओपन करोगे, तो बीच में एक लाइन सी बन जाती है। ठीक है, वो दिस गिव्स द आइडिया ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इट हैज़ टू एंड पॉइंट ए एंड बी। देखो, एक तो होती है लाइन, ठीक है, एक होती है लाइन सेगमेंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है, लाइन तो होती है जिसका कोई एंड नहीं होता, मतलब आप एक ये है, इधर को भी स्टार्ट कर सकते हो, इस इधर को भी स्टार्ट कर सकते हो, इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन ऐसी लाइन जिसके दो एंड बिंदु है, जिसकी फिक्स लेंथ है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ये है, पेपर की लेंथ विड्थ तो फिक्स है, जब उसको हम फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो एक क्रीज बनेगी जिसको हम अपने स्केल से मेज़र कर सकते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट है। ठीक है, तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। सीधी सी बात है, लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन को बोलते हैं जिसके दो एंड बिंदु होते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, मार्क एनी 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन ए शीट ऑफ पेपर, वही जो मैंने आपको बताया, पूरे पैराग्राफ में ये सब दिया गया है। ठीक है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, द दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू पॉइंट बी एज शोन हेयर इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, मतलब ए से बी, आपने दो बिंदुओं का नाम दे दिया इस पेपर के ऊपर। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके से आप ए से लेकर बी तक जा सकते हो, लेकिन वो लाइनें नहीं हुई। ठीक है, ए से बी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधी लाइन हुई। ठीक है, अगर मुझे ए से बी जाना है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस सीधी सीधी लाइन हुई, इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इस स्लाइड में यही दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में। इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि लाइन में कोई एंड बिंदु नहीं होता, आप इधर को भी बढ़ सकते हो, आप इधर को भी बढ़ सकते हो, वही दिया गया है इसमें। दिस इज मॉडल फॉर ए लाइन, डू यू थिंक यू कैन ड्रा ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइन, नो वाई, मतलब वही है कि क्या आप कंप्लीट पिक्चर इसकी डिज़ाइन कर सकते हो या नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एंड बिंदु है ही नहीं, इनफाइनाइट है, बढ़ते रहो, चाहे 10 किलोमीटर तक जा चलते रहो, इसका कोई अंत ही नहीं है, तभी तो इसको लाइन बोलते हैं। ए लाइन थ्रो 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए बी, जब कोई दो बिंदुओं के बीच लाइन को ड्रा करते हैं और उसको ज्योमेट्रिकली लिखना हो कहीं पे, तो आप लाइन थोड़ा मार के दिखाओगे, उसको लिखने का एक तरीका होता है, ए बी। ठीक है, उसको ऐसे शो कर देंगे, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच एक लाइन है। इट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, समटाइम्स ए लाइन इज
डिनोटेड बाय ए लेटर लाइक एल और एम, ठीक है। हाँ, समटाइम इसको हम डिनोट, ये तो समझने के लिए है, जैसे ए बी से इधर को बढ़ गई, ए से इधर को बढ़ गई, तो हमने इसको एम नाम दे दिया, इधर को एल नाम दे दिया, ठीक है। ज्योमेट्री में आप कोई भी चीज़ें डिज़ाइन करोगे तो उसको नाम दिए जाते हैं। ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट डिटरमाइन ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ऑब्जर्व करो, ये करो, दो पॉइंट दे दिए गए हैं, ये ज्योमेट्री में चलता रहेगा। आपको बेसिक समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। रे, अब रे से हम क्या समझेंगे? रे क्या है? रे तो होती है, जैसे हम बैटरी जलाते हैं तो उसमें से हमें रोशनी निकलती है इस तरह से, तो ये एग्जांपल दिए हैं, कितना एंगल बनाती है। सूर्य, सन रेज, जब सूरज निकलता है तो किरणें निकलती है, ये सब किरणों को बोलते हैं रेज, ठीक है। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस को लेकर आपने बहुत सारी भूतिया कहानी सुनी होगी, ठीक है, वही लाइट हाउस है। ए रे इज़ ए पोर्शन ऑफ ए लाइन, ठीक है, दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट called the starting point or initial point of a ray and goes on endlessly in a direction. The following are some models for a ray. मतलब वही है, रे एक ऐसी लाइनें होती हैं जिसका कोई एंड बिंदु नहीं होता है, वो एक जगह से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। जब किरणें होती है, आप सूर्य की किरणों को क्या मेज़र कर सकते हो? क्या वो टॉर्च की जो रेज निकलती है उसको मेज़र कर सकते हो कि कहाँ तक गई? ठीक है, देखने में तो ऐसा लगता है कि वो मतलब कोई उसका फिक्स नहीं होता, ठीक है। मतलब एक जगह से स्टार्ट होती है, चल दूर तक चलती है, तो एक तरह से वो लाइन बनाती है, वो एक लाइन का एग्जांपल दिया गया है। लुक एट द डायग्राम ऑफ ए रे, ठीक है, हमने एग्जांपल देख लिए। टू पॉइंट्स आर मार्कड ऑन इट, ठीक है, दो पॉइंट इसके ऊपर मार्क कर दिए। वन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड अदर इज़ द पॉइंट बी पी ऑन द पाथ ऑफ द रे। वी देन डिनोट द रे बाय ए बी, ठीक है। एक को हमने, ए तो होगा स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से मतलब ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट ए, ठीक है। पी ये मान लो ये हो गया, लेकिन उसके आगे हम प्रॉपर मेज़र नहीं कर सकते कि कहाँ तक ये रेस जाएगी, तो लेकिन ए पी मान के चलते हैं कि एक लाइन होगी जहाँ से हमारी रेस जा रही है, ठीक है। जस्ट इतना दिया गया है। आगे है एंगल, ठीक है। एंगल, देखो एंगल क्या है? एंगल होता है कोण। जैसे ये एक लाइन है बी ई, इधर को एक लाइन जाती है डी, तो बीच में जो बनता है उसको एंगल बोलते हैं। एन एंगल इज फॉर्मड बाय टू रेज हैविंग ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंगल कहाँ बनता है? दो रेज के द्वारा बनता है, जहाँ पर उसका एक कॉमन बिंदु हो। मतलब एक ये बिंदु है, यहाँ से एक रेज इधर को निकली, एक रेज इधर को निकली, तो बीच में जो बनता है उसको एंगल बोलते हैं। हेयर इज एन एंगल फॉर्मड बाय रेज बी डी एंड बी ई। यहाँ पर एक बी क्या कॉमन बिंदु है, ए बी डी एक रे है, बी ई एक रे है, ठीक है। वेयर बी इज़ द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट बी इज़ कॉल्ड द वर्टिक्स। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिक्स, ठीक है, उसको वो बोलते हैं वर्टिक्स, वर्टिक्स ऑफ एंगल। एंड रेज बी डी एंड बी ई आर कॉल्ड आर्म ऑफ एन एंगल, ठीक है, इसको एंगल की आर्म बोलेंगे। हाउ कैन वी नेम दिस एंगल? वी कैन सिंपली यूज द वर्टिक्स एंड से दैट इट इज़ एन एंगल बी। टू बी क्लियर, वी यूज ए पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म टुगेदर, ठीक है। वी यूज ए पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म टुगेदर विद द वर्टेक्स टू द नेम द एंगल। इन दिस केस वी नेम द एंगल एज एन एंगल डी बी ई। जस्ट ये आपको फिगर दी गई है, इसको डिस्क्राइब किया गया है कि ये एंगल है, ये इसकी आर्म है, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका कॉमन पॉइंट है। जस्ट इतना दिया गया है। और जो एंगल बनता है उसको डिफाइन कैसे करेंगे? उसको हम ऐसे लिखते हैं एंगल, ठीक है। द वर्ड एंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंबल, ये सिंबल होता है, ठीक है। ये बेसिक है, आपको समझना है। ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। ये दिया गया डी बी, ये मतलब ये दिया गया डी बी एंगल डी बी ई। इसका मतलब है कि इसका जो बी है, बी के ऊपर कौन बन रहा है, ऐसे है ये। मतलब डी इधर है, बी इधर है, ई इधर है। जो बीच में वाला है ना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। जो बीच में अक्षर होगा, मान लो उसके ऊपर क्या बन रहा है, कौन बन रहा है, और डी और इसकी क्या है, आर्म है, ठीक है, दो भुजाएं हैं। लेट अस लुक एट द सम अदर एग्जांपल वेयर एंगल्स अराइज इन रियल लाइफ बाय रोटेशन और टर्न। हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, हम डेली लाइफ में कैंची चलाते हैं, हम प्रकार का यूज़ करते हैं, तो देखो प्रकार अगर इतनी खोलते हैं तो बीच में क्या बनेगा, एंगल। कैंची को जब हम खोलते हैं तो ये क्या बनता है, एंगल। बस इतना इसमें दिखाया गया है, ठीक है। कंपेयरिंग एंगल, हम इसमें डेली लाइफ के और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट शेप से समझेंगे कि किसका एंगल बड़ा है, किसका एंगल छोटा है। लुक एट दिस एनिमल्स,
ओपनिंग देयर माउथ। इन एनिमल्स को देखो जिन्होंने अपने मुंह को खोला है। मगरमच्छ ने मुंह खोला है। यहाँ पर कोई जीव जंतु, पता नहीं क्या नाम है इसका, इसने अपना मुंह खोला है। यहाँ मछली ने मुंह खोला है। यहाँ पर अजगर ने अपना मुंह खोला है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप में एंगल, ये देखो, अगर मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला तो यहाँ पर एंगल बन रहा है। सब जगह मुंह खोला है तो यहाँ पर एंगल बन रहा है। डू यू सी एनी एंगल्स हेयर? क्या आप यहाँ पर एंगल देख रहे हो? जी बिल्कुल देख रहे हैं। इफ़ यस, मार्क द आर्म एंड वर्टिक्स ऑफ ईच वन। देखो वर्टिक्स तो ये होगा, जैसे मगरमच्छ का हम लेते हैं, मगरमच्छ थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। बाकी जो जंतु दिए गए हैं उनका थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पर स्लाइड में प्रॉपरली नहीं दिख रहा, लेकिन मैं मगरमच्छ का समझाता हूँ। देखो मगरमच्छ का ये दी गया है तो इसको वर्टिक्स हो गया, यही बोला कि वर्टिक्स को डिफाइन करो। ये वर्टिक्स हो गया, मान लो इसका नाम हो गया ए। तो ये एक तो इसकी आर्म ये होगी बी, एक आर्म इसकी ये होगी सी। ठीक है, तो एंगल क्या बनता है? बी ए सी, सी ए बी, ये एंगल बनते हैं। ठीक है, बस ये एंगल बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने उन्होंने अपने जबड़े को खोला है तो उससे एक एंगल बनता है। हम भी जब खाना खाते वक्त अपना जबड़ा खोलता है, इंसान अपना जबड़ा खोलता है तो एक एंगल बनता है। किसी का एंगल बड़ा बनता है, किसी का एंगल छोटा बनता है। तो इसी में यही दिखा है कि सम माउथ आर ओपन वाइडर, जैसे मगरमच्छ का सबसे बड़ा खुला है तो मगरमच्छ का एंगल बड़ा है देन अदर्स, बाकियों से। ठीक है, चिड़िया से तो ज़्यादा बड़ा होगा, इंसान से तो ज़्यादा बड़ा होगा, अजगर से ज़्यादा बड़ा होगा। द मोर द टर्निंग ऑफ द जार द लार्जर द एंगल। जो जबड़ा अपना ज़्यादा खोलेगा उसका एंगल ज़्यादा बनेगा, सिंपल सा। इज़ इट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल? क्या ऑलवेज दो एंगल को कंपेयर करना आसान है? देखिए कई बार तो आसान रहता है, कई बार नहीं। अगर आप अजगर का और मगरमच्छ की तुलना करोगे तो क्या आप कर सकते हो लाइव में? लाइव एग्जांपल नहीं कर सकते हो ना। आप पेपर के ऊपर पेन पेंसिल से तो हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ में देखना हो तो हम नहीं कर सकते। मगरमच्छ के पास जाएंगे तो वो खा लेगा, अजगर के पास जाएंगे तो वो खा लेगा। तो ये रियल लाइफ में तो यस नहीं बोल सकते, डिफ़िकल्ट है भाई। हाँ, वैसे पेपर और पेन के ऊपर कर सकते हैं। जैसे हम दो, एक लाइन को इधर से ड्रा कर लो, एक लाइन इधर ड्रा कर लो, उसके बीच को हम आगे मेज़र करना हो तो हम यहाँ पर प्रोट्रैक्टर होता है हमारे डी ज्योमेट्री में एक। ठीक है, एक टूल होता है, उससे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, हेयर सम एंगल्स लेवल ईच ऑफ द एंगल्स, हाउ विल यू कंपेयर देम? आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? प्रोट्रैक्टर हमारे पास टूल होता है, उससे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुप्रीम पोजीशन। ठीक है, कैसे करेंगे? सुप्रीम पोजीशन होता है कि एक दूसरे के ऊपर रखने से हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरीका ये भी दिया गया है, जो मैंने आपको बताया कि प्रोट्रैक्टर एक टूल होता है, उससे भी हम मेज़र कर सकते हैं कि हमारा कितने डिग्री कौन बना। लेकिन अगर विदाउट उस टूल से हम कैसे मेज़र करेंगे? तो हम सुप्रीम पोजीशन भी होता है। एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम वन ओवर द अदर। सुप्रीम पोजीशन यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर रखो तो पता चलेगा कि बड़ा कौन सा छोटा। ठीक है, वाइल सुप्रीम पोजिंग द वर्टिक्स ऑफ द एंगल मस्ट ओवरलैप। तो उसके जो वर्टिक्स है ओवरलैप करने चाहिए। मान लो ये एक एंगल है, एक एंगल ये है बी सी क्यू आर। बी सी को क्यू आर के ऊपर एग्जैक्ट रखो, जहाँ पर क्यू है वहाँ पर बिंदु बी को रखो। ये देखो इसमें दिखाया गया है। तो क्या होगा कि बी ए इधर निकल गई और क्यू पी इधर रह गई। इसका मतलब ये एंगल छोटा है क्योंकि इसकी जो आर्म है वो नीचे रह गई, लेकिन इस एंगल की जो आर्म है वो ऊपर रह गई। इसका मतलब ये बड़ा एंगल बनाता था, ये छोटा एंगल बनाता था। ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स वो होते हैं जिसके एंगल्स, मान लो इसका 60 डिग्री है तो इसका भी 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। इक्वल एंगल्स, दोनों की जो एंगल है वो बराबर है। नाउ कंसीडर ए ओ बी कोण के एक्स ओ वाई इन द फिगर। मतलब एक एंगल ये दिया गया है, एक एंगल ये दिया गया है। ठीक है, एंगल अब कौन सा बड़ा है? अगर देखो बराबर है तो ऐसा है। अब ये कौन द कॉर्नर्स ऑफ द बोथ ऑफ दिस एंगल्स मैच एंड आर्म ओवरलैप विद ईच अदर, ओ ए, ओ एक्स, ओ बी, ओ वाई, सो द एंगल आर इक्वल इन साइज। देखो वही तरीका सुप्रीम पोजीशन वाला अपनाया तो हमें पता चला कि ये तो एंगल बराबर है, क्योंकि इन्होंने इस लाइन को, इस वर्टिक्स को इसके ऊपर रखा तो इसके जो वर्टिक्स है और उसकी जो लाइनें हैं वो भी बराबर मैच कर रही है। ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसकी दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो जो एंगल है वो बराबर है दोनों। इसको हम बोलेंगे इक्वल एंगल।
कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपरइम्पोजिशन। अगर विदाउट सुपरइम्पोजिशन कैसे हम मेजर करेंगे कि कौन सा एंगल बड़ा है? टू क्रेन्स आर आर्गुइंग अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर। क्रेन्स एक पक्षी होता है जिसको हम हिंदी में सारस बोलते हैं, ठीक है। वो आपस में एक आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है कि दो सारस आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन अपना जबड़ा ज़्यादा खोलेगा। लेट अस फर्स्ट ड्रा देयर एंगल्स, हाउ डू वी नो विच वन इज़ बिगर। कुछ नहीं है, आप एक लाइन को ड्रा करो यहाँ पे पेज के ऊपर, उसको यहाँ पे रखो, ठीक है, और उसके ऊपर वर्टिक्स लगाओ इधर, फिर लाइन खींचो, फिर उसी लाइन को आप इस पेपर को, जो लाइन है उस पेपर को फिर यहाँ पे रखो, फिर देखो कि आपके ने जो ये लाइन ड्रा की थी वो क्या सेम ये यहाँ आ रही है। अगर वो यहाँ आ रही है इसका मतलब इस सारस का मुंह छोटा छोटा खुला, इसका बड़ा खुला, ठीक है। सिंपल, आप पेपर के ऊपर ड्रा करके इसको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो। टीचर्स अ नोट, ये आपको टीचर ने एक नोट दिया है आपकी बुक में। अ टीचर नीड्स टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्टूडेंट अराउंड द नोशन ऑफ एन एंगल, ठीक है। समटाइम्स स्टूडेंट माइट थिंक दैट द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल इंक्रीज द एंगल। फॉर दिस वेरियस सिचुएशन शुड बी पोज्ड टू द स्टूडेंट टू चेक देयर अंडरस्टैंडिंग ऑन द सेम। मतलब यहाँ पर टीचर ये बताना चाहता है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब ऐसे एंगल है, अगर मान लो मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी तो स्टूडेंट्स मानते हैं कि इसका एंगल भी बढ़ गया, जबकि ऐसा नहीं होता। चाहे इसकी जितनी मर्जी बड़ी लेंथ हो, ठीक है, लेकिन कॉमन बिंदु के ऊपर ये कितने ओपन है एंगल वहीं से फिक्स होता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ, वर्टिक्स की लेंथ बड़ा करने से एंगल बड़ा नहीं होता। तो टीचर को यही शंका थी, इसलिए उसने बोला कि मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या बच्चे क्लियर है, ठीक है। टेक ए कार्डबोर्ड एंड मेक एन एंगल शेप्ड स्लिट एज शोन बिलो बाय ट्रेसिंग एंड कटिंग आउट द शेप ऑफ वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स, ठीक है। मतलब इसने एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, कार्डबोर्ड लिया, उससे क्या किया, उसको बीच में से ऐसे काट दिया, ठीक है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ये पीस है, इसमें से निकालने शुरू किए। जो निकल गए, ठीक है, वो तो सुप्रीम पोज कर रहे हैं, जो नहीं निकले वो सुप्रीम पोज नहीं कर रहे हैं। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे ये वाला है, देखने में लग रहा है कि ये नहीं निकलेगा, ठीक है, और ये वाला निकल सकता है। तो इसने एक कंपैरिजन करने के लिए एक पीस बनाया है कार्डबोर्ड में, ठीक है, काट के। ये देखो, ये जो फिगर में दिया गया ऐसा है। द करेक्ट वन can be found by replacing each of the rotating arm over a slit. Let us do this for the sum of the rotating arm. देखो, ये नहीं निकलेगा क्योंकि इसकी आर्म इधर रहेगी, इसकी आर्म इधर रहेगी, ये बड़ा कौन है, ठीक है, ये निकलेगा। स्लिट एंगल इज इक्वल टू द आर्म्स एंगल, द आर्म विल बी गो थ्रू द स्लिट। हाँ, ये इक्वल एंगल इसका, इसलिए ये स्लिट है जो हमारे पास, ये इसको स्लिट बोला है, तो इसमें से कार्डबोर्ड में से निकल जाएगी। ये वाली स्लिट नहीं निकलेगी, ये वाली स्लिट नहीं निकलेगी। यहाँ पर आपको एक फिगर दी गई है जिसमें दिया गया है आपस में एक पहेली और भुजों को दिखाया गया है कि किसका एंगल बड़ा है और किसका एंगल छोटा है, ठीक है। स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल कैसे होते हैं? लेट अस गो बैक टू विद्यास नोटबुक एंड ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियो। इन्होंने बोला कि हम पीछे चलते हैं, जब विद्या ने अपनी नोटबुकों को खोला था तो हमने अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया था कि किस तरह से उसने कवर को खोला था। और जब कवर को खोला था, अलग अलग पेज को पलटा था, तो अलग अलग कोण बने थे, अलग अलग एंगल बने थे। शी मेक्स ए फुल टर्न ऑफ द कवर, जब उसने अपने कवर को फुल टर्न किया तो सबसे बड़ा एंगल बना। व्हेन शी हैज़ टू राइट वाइल होल्डिंग द बुक इन हर हैंड, ठीक है। शी मेक्स ए हाफ टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज़ टू ओपन इट ऑन हर टेबल, ठीक है। जब इसने अपने टेबल के ऊपर अपनी पुस्तक को खोला तो इसने हाफ टर्न किया। अगर पूरा टर्न करती तो 360 टर्न बन जाता। यहाँ पर जो हाफ टर्न किया ना, ये 180 टर्न बना। मेरे को तो चलो पता है कि ये 180 है, आपको नहीं पता कि ये 180 है, क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ बढ़ी है हम उसको ऐसे खोलेंगे, वो इतना बनता है तो उसको वो एंगल बनता है 180। और जब यहाँ से भी वो इधर को चला जाएगा फिर से वहीं पर, तो एक तरह से सर्कल बन जाएगा जो कि 180 प्लस 180 360 एंगल बन जाता है, ठीक है। इन दिस केस ऑब्जर्व द आर्म ऑफ द एंगल फॉर्मड, ठीक है, दे लाई इन द स्ट्रेट लाइन सच एज एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ठीक है।
जब यहाँ पर मान लो पुस्तक थी, उसको खोला, उसके कवर को खोला, ऐसे रख दिया, और जो सीधा एंगल बन गया, उस सीधे एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। उस स्ट्रेट एंगल को ही बोलते हैं 180 डिग्री एंगल। ठीक है, ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल्स। सो ए स्ट्रेट एंगल कंटेन्स टू राइट एंगल। वही राइट एंगल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट एंगल, 90 डिग्री को। और स्ट्रेट एंगल के बीच कितने राइट एंगल होते हैं? 2। वही 90 90 180। ठीक है, इधर इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो 90 90 180, 180 डिग्री कौन बनाता है? स्ट्रेट एंगल, यानी कि कोण, यानी कि एंगल। उसके आगे आता है ऑब्जर्व दैट ए राइट एंगल रिसेंबल द शेप ऑफ एन एल। एन एंगल इज ए राइट एंगल ओनली इफ इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंगल। टू लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। मतलब इसने बताया कि राइट एंगल की एल शेप होती है और ये स्ट्रेट एंगल का हाफ होता है। ठीक है, और ये बताया गया है, और ये बताया गया है कि जब दो लाइनें आपस में मिलती है तो वो एक परपेंडिकुलर बनाती है, यानी कि एक सीधा खंभ बनाती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्लासीफाइंग एंगल्स। ठीक है, क्लास यहाँ पर अलग अलग एंगल दिए गए हैं, इसको क्लासीफाई करो कि कौन सा कितने डिग्री का एंगल है। एंगल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स एज शोन बिलो। राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकेंड ग्रुप। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में राइट एंगल दिए गए हैं, ये कि 90 डिग्री को। ठीक है, आप अपने प्रोट्रैक्टर से, टूल से इसको मेजर कर सकते हो। व्हाट कुड बी द कॉमन टेक्सचर ऑफ द अदर टू ग्रुप्स, सॉरी फीचर। व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर ऑफ द अदर टू ग्रुप्स। कॉमन क्या है? बीच वाला तो 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल एंगल्स आर लेस देन ए राइट एंगल। पहले में तो सारे 90 डिग्री से कम एंगल वाले हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और इन द अदर वर्ड्स लेस देन ए क्वार्टर टर्न सच एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो जो 90 डिग्री से कम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट। एक्यूट एंगल, उनका नाम होता है एक्यूट एंगल। इन द थर्ड ग्रुप ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन ए राइट एंगल बट लेस देन ए स्ट्रेट एंगल। ठीक है, मतलब जो तीसरा ग्रुप है उसमें 90 डिग्री से क्या है? बड़े कोण है, बट 180 से क्या है? छोटे कोण है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। जो 90 और 180 के बीच होंगे उनको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज, अधिक कोण। ठीक है, तो ऐसा है। A pinch of history. A full turn has been divided into 360. A full turn has been divided into 360. Why 360? The reason why we use 360 today is not fully known. The division of a circle into. ठीक है, इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में इतना ही। अ पिंच ऑफ हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 360 एंगल क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसकी क्या हिस्ट्री है, 360 ही क्यों लेते हैं और क्यों एंगल नहीं लेते, पूरा सर्कल बनने पर हम सिर्फ 360 ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको अगले पार्ट में समझेंगे। इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।